नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजिनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हो। इस साल 2023 में जो ये पहला वीडियो है, ये है सर्वाइकल कैंसर या फिर बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उसके बारे में कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें ये पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। डिटेल जानकारी के लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी इस पर वीडियोस हैं। तो शुरू करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह या इंग्लिश में सर्विक्स क्या होता है। बच्चेदानी का निचला भाग जो होता है यही डिलीवरी के टाइम पर खुलता है और बच्चा इसी के माध्यम से बाहर आता है और ये चाइल्ड बर्थ में ये पार्ट ओपन होता है और इसी को सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स का कैंसर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंसर है जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ की डेथ हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया में अगर हमारे देश की बात करें तो एवरी ईयर अराउंड 70,000 विमेन इसका शिकार होती हैं और उनकी इससे डेथ हो जाती है। हर 50 स्त्रियों में एक स्त्री सर्विक्स के कैंसर से पीड़ित है हमारे देश में। समझने की बात यह है कि ये कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको बचाया जा सकता है और इवन अर्ली डिटेक्शन या बहुत जल्दी इसको पता लगाया जा सकता है और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है अगर ये अर्ली स्टेज में पता चले। जनवरी का महीना पूरे देश में और पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस जनरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और ये वीडियो इसी उद्देश्य से डेडिकेटेड है। तो देखते हैं कि जो सर्विक्स का कैंसर है ये क्यों हो जाता है। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट कारण सर्विक्स के कैंसर का है एक इन्फेक्शन जिसका नाम है HPV इन्फेक्शन। तो ये एक वायरस होती है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसका नाम है और इस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से जो नीचे का जो भाग है या जिसे सर्विक्स या वेजाइना लेडीज़ का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन होता है और यही इन्फेक्शन अगर काफ़ी टाइम तक चले या सालों तक परसिस्ट करे तो फिर सर्विक्स में एबनॉर्मल चेंजेस या प्री कैंसर बनने लगता है। अगर HPV इन्फेक्शन सही टाइम पर ठीक नहीं हुआ तो फिर प्री कैंसर के चेंजेस जो आते हैं यही अगर धीमे धीमे इनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया तो फाइनली कैंसर सर्विक्स का डेवलप हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि HPV इन्फेक्शन तो नॉर्मली बहुत ही आम इन्फेक्शन है। ये बहुत सारी लेडीज़ को हो सकता है पर ज़्यादातर लेडीज़ में ये आप ही बॉडी की रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी से क्लियर हो जाता है। प्री कैंसर और कैंसर केवल उन्हीं स्त्रियों में होता है जिनकी बॉडी ये इन्फेक्शन क्लियर ना कर पाए। ये इन्फेक्शन होता कैसे है? ये यौन संबंध, सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसीलिए जिन स्त्रियों के बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, जिन स्त्रियों का शारीरिक संबंध मल्टीपल लोगों से होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, वो लेडीज़ इस कैंसर के लिए थोड़ी हाई रिस्क मानी जाती है। दूसरे कारण क्या हैं? बहुत सारी डिलीवरीज या चाइल्ड बर्थ्स भी एक कारण माना गया है। स्मोकिंग दूसरा कारण है। धूम्रपान जो है, स्मोकिंग है, ये भी सर्वाइकल कैंसर के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है। इसके अलावा टोबैको का सेवन ये भी एक कॉज है। तो ये तो हो गए मेन कॉजेज़। अब हम देखते हैं कि सर्विक्स के कैंसर के प्रमुख लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर एक ही सिम्टम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बोलूं तो ये है कि अगर किसी लेडी को ब्लीडिंग दिखती है संभोग के बाद या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपको वेजाइनल ब्लीडिंग दिखती है तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है इस कैंसर का। इसको पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग मेडिकल की भाषा में कहा जाता है और अगर आपने यह चिन्ह देखा है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए।
इसके अलावा जो बाकी लक्षण हैं वो कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक नहीं है। किसी किसी को गंदा पानी जाता है नीचे से योनि के द्वार से, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, मासिक धर्म में अनियमितता या बीच बीच में 2 मासिक के टाइम के बीच के इंटरवल में भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई सकती है, और किसी किसी को नीचे के भाग में या पेट का जो निचला भाग है, पेल्विक एरिया जिसे कहा जाता है, उसमें दर्द बना रहता है। ये तो हो गए लक्षण। अब हम जल्दी से देखते हैं कि इस कैंसर को बचाया कैसे जा सकता है, होने से ही कैसे बचा सकते हैं या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वैक्सीन है या इंजेक्शन कह लीजिए, जैसे बच्चों को वैक्सीन्स लगाई जाती हैं कुछ बीमारियों से बचाने के लिए, वैसे ही HPV वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है। और ये वैक्सीन नॉर्मली छोटी लड़कियों में 9 से 14 साल की उम्र में लगाई जाती है, या फिर पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी पहले अगर ये दी गई तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस मैक्सिमम होती है। यदि ये इस दौरान दी गई, यानी कि छोटी लड़कियों में या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, तो केवल 2 ही डोजेस लगानी पड़ती हैं, और बाद में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। और यदि आप बाद में लगाएंगे तो फिर आपको 3 डोज लगेंगी। ये तो हो गई वैक्सीन की बात। आपकी अगर बेटियां हैं या घर में छोटी लड़कियां हैं तो आप आपके नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनको ये वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करिए। अब हम देखते हैं कि इस कैंसर की जल्दी डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग टेस्ट, या आप कौन से हेल्थ चेकअप करवाएं जिससे आप इसको प्री कैंसर के स्टेज में ही पता लगा सकें। तो एक सिंपल टेस्ट होती है जिसे पैप स्मीयर कहा जाता है। ये बिल्कुल ही आसान टेस्ट है। ये 2 मिनट में आपके गायनेकोलॉजिस्ट उनके ही क्लिनिक में, जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है उसी में कर देते हैं। इसमें आपका जो निचला भाग है बच्चेदानी का, उस एरिया की जो सिक्रीशंस है, या वहाँ का जो वहाँ से जो पदार्थ निकलता है, रस निकलता है, उसकी टेस्टिंग एक स्लाइड में भेजते हैं, और फिर इसको पैथोलॉजी वाले रिपोर्ट करते हैं, और इसमें पता चलता है कि कोई गलत चिन्ह तो नहीं वहाँ आने शुरू हुए हैं। पैप स्मीयर यदि आप करा रहे हैं और आपकी उम्र 21 से 65 के बीच में है, 21 to 65 है, तो आपको हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर करवानी चाहिए। इसके अलावा HPV वायरस भी, इसका इन्फेक्शन भी पता लगाया जा सकता है। इसको HPV DNA डिटेक्शन टेस्ट कहते हैं। और यदि आप पैप स्मीयर और HPV टेस्ट दोनों साथ में कराते हैं और आपकी दोनों टेस्ट नॉर्मल आती है, तो आपको केवल 5-5 साल में ये दोनों रिपीट करानी है, फिर आपको 3-3 साल में कराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गए हमारे टेस्ट जिनसे हम स्क्रीन कर सकते हैं, या प्री कैंसर भी हम पता कर सकते हैं, कैंसर होने से पहले वाली जो स्टेज होती है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको आपकी टेस्टिंग में या कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है, अगर आपकी रिपोर्ट्स में एबनॉर्मेलिटी आती है, आपकी डॉक्टर जांच करते समय कुछ गांठ देखते हैं आपकी बच्चेदानी की मुंह में, तो फिर आगे क्या किया जाएगा? फिर आगे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इस जगह की छोटी सी एनेस्थीसिया देकर बायोप्सी करेगी, और इस बायोप्सी को टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। इसमें कंफर्म किया जाएगा कि क्या बात है, क्या कैंसर है या कुछ और चीज़ है। इसके अलावा कुछ आगे की टेस्ट्स भी करी जाती हैं जिन्हें इमेजिंग टेस्ट कहते हैं। इसमें से MRI की टेस्ट जो होती है वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन लेने के लिए कराई जाती है। डिपेंडिंग ऑन आपके बाकी क्या लक्षण हैं, कुछ और टेस्ट भी आपके डॉक्टर कर सकते हैं। अगर प्री कैंसर की स्टेज आई है, अब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, अगर प्री कैंसर की स्टेज आई है तो फिर छोटे ही ट्रीटमेंट्स कई बारी काम कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे कोनाइजेशन कहा जाता है, या लीप टेक्निक होती है। इनसे वो जो प्री कैंसर वाला भाग है उसको निकाला जा सकता है। ये सब छोटे छोटे सर्जिकल प्रोसीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे का ट्रीटमेंट अगर कैंसर है तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज का कैंसर है। अगर पहली स्टेज का है, पहली स्टेज का मतलब होता है कि कैंसर की गांठ सीमित है या उसी भाग पर है, ये आगे की तरफ पसरी नहीं है, तो फिर
सिंपल यूट्रस की रिमूवल की जो सर्जरी होती है या जिसे रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है वो आपके डॉक्टर करेंगे। अगर बिल्कुल ही सीमित है आपकी गांठ या जिसे कहते हैं स्टेज 1B1 से अंदर अंदर है तो ये दूरबीन मार्ग से भी ये सर्जरी हो जाती है, नहीं तो फिर पेट खोल के करी जाती है। अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 का कैंसर है तो फिर आपको रेडिएशन की ट्रीटमेंट या रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों ही लग सकता है। तो आज की जानकारी बस इतनी ही, और अपनी सेहत का ध्यान दें, रूटीन चेक्स कराते रहें। नमस्ते।